पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज के वीडियो में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए है। आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्मा सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे चैनल पर एग्ज़ाम के टाइम पर चलाई जाते हैं। आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए ये ब्रह्मा सीरीज़ आज से स्टार्ट है और आगे भी ये चलती रहेंगी। ब्रह्मा सीरीज़ के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इससे 100% पेपर में मिलेंगी और इससे बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के इम्पोर्टेंट हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अर्धतरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी की कार्यप्रणाली संक्षेप में समझाइए। मतलब कि दोनों ही आपको संक्षेप में समझाना है और निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये 4 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट यूनिट के हैं। इन चारों को आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। पहला है इसमें फिल्टर, जीना डायोड, बैरेक्टर डायोड, और चौथा है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड, पांचवा है टनल डायोड और छठवा है हमारा फोटो डायोड। तो चलिए भाई, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अर्धचालक क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्धचालक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 2 डेफिनेशन और पढ़नी है, चालक और अचालक के बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कंडक्टर यानी चालक क्या है। चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही उनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। मतलब कि चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिक सप्लाई लगाने पर उसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। मतलब कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। सामान्यतः सभी धातुएं तथा मिश्र धातुएं चालक होती हैं, जैसे चांदी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। मतलब कि सभी धातुएं और मिश्र धातुएं चालक होती हैं, जैसे कि चांदी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है भाई। तो अपना ये चालक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अचालक यानी इंसुलेटर। अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः इनमें अत्यधिक विद्युत क्षेत्र लगाने पर ही आवेश का प्रवाह नगण्य यानी बहुत कम होता है। मतलब कि अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, मतलब कि इनमें करंट बिल्कुल ही प्रवाह नहीं होता है और अत्यधिक विद्युत क्षेत्र लगाने पर ही आवेश का प्रवाह नगण्य यानी बहुत कम होता है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा चालकता बहुत कम होती है। मतलब कि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी कम होती है, जैसे रबड़, कांच, अभ्रक, माइका, लकड़ी आदि हमारे अचालक पदार्थ। इसके बाद है हमारा थर्ड है हमारा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। जो हमारा क्वेश्चन था, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों व अचालकों के बीच होती है। मतलब कि अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी चालक तथा अचालक दोनों के बीच में होते हैं। मतलब कि ये कभी चालक की तरह भांति व्यवहार करते हैं, कभी अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कि ये अपना उदाहरण है जर्मेनियम, जी, सिलिकॉन, SI, गैलियम, Ga, आर्सेनाइड, AS इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारे अर्धचालक की डेफिनेशन थी। इसके बाद अर्धचालक के बारे में और जानते हैं। अर्धचालक इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः सिलिकॉन का Eg बराबर 1.12 EV, जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है भाई, 0.72 EV तथा गैलियम तथा आर्सेनाइड का एनर्जी गैप 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः सामान्य ताप पर भी अर्धचालकों के कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तथा इनमें कुछ चालकता संभव हो जाती है। मतलब कि जो बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों को इतनी चालकता मिल जाती है कि ये सेमीकंडक्टर में इनको पार कर जाता है और इसमें चालकता संभव हो जाती है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है इंट्रिंसिक अर्धचालक और सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक।
इंट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही परमाणु हो, अर्थात शुद्ध अर्धचालकों को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि इंट्रिंसिक वह पदार्थ होते हैं जो केवल मूल पदार्थ होते हैं जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन के ही परमाणु हो, अर्थात शुद्ध अर्धचालकों को ही इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। इसके बाद है हमारा सेकंड एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक है शुद्ध अर्धचालक की यदि डोपिंग कर दी जाए तो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है। मतलब कि शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग की जाए तो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है, मतलब उसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाए। ठीक है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या है? इसमें हम अशुद्धि के रूप में पाँचवें या तृतीय ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। मतलब कि डोपिंग करने हम इसमें पाँचवें या तृतीय ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर इन्हें अशुद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं का स्थान ले लेते हैं या दूसरे शब्दों में उन्हें अशुद्ध करते हैं। मतलब कि इनका अशुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं का स्थान ले लेते हैं या दूसरे शब्दों में उन्हें अशुद्ध कर देते हैं। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? एक्सट्रिंसिक अर्धचालक हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एन टाइप और पी टाइप समझाइए। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। किसी शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस मिलाकर एन टाइप प्राप्त किया जाता है। मतलब कि शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि मिलाकर एन टाइप प्राप्त किया जा सकता है। हमने शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक अशुद्धि मिलाई गई। आर्सेनिक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोस के सिलिकॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं, किंतु आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। मतलब कि ये हम लोग 5वें ग्रुप को ले रहे हैं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दान कर दिया जाता है जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। मतलब कि एन टाइप की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए भाई, इसमें हमने आर्सेनिक की डोपिंग की +5 वाले की। ये हमारा सिलिकॉन है शुद्ध अर्धचालक और इसमें हमने डोपिंग कर दी आर्सेनिक की। इनकी संयोजकता है +4 +4 +4, इसकी है +5। ये सारे बॉन्ड बना लेते हैं तो हमारा ये जो आखिरी 5वां बचता है इलेक्ट्रॉन, वो 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमता रहता है जिससे कि इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो हमारे होल्स होते हैं वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स यानी विवर। ठीक है, और हमारे पॉजिटिव मोबाइल आयन होते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसी शुद्ध अर्धचालक में तृतीय ग्रुप के परमाणु जैसे बोरोन, गैलियम, इंडियम मिलाकर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जा सकता है। हमने शुद्ध सिलिकॉन में बोरोन अशुद्धि मिलाई। मतलब कि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक था वह क्या था भाई? वह सिलिकॉन था, उसमें हमने बोरोन अशुद्धि मिलाई है। वह केवल 3 संयोजी बंध बना पाता है, अतः क्रिस्टल में अशुद्धि परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है जैसे विवर होल कहते हैं। मतलब कि जो रिक्त स्थान रह जाता है क्योंकि उसकी संयोजकता 3 होती है तो वह 3 बॉन्ड बना लेता है और एक जगह खाली रह जाती है, उसको हम लोग होल कहते हैं। यह होल पड़ोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है जिससे इलेक्ट्रॉन आकर इस होल्स को भर देता है, अतः जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आता है वह भी होल बन जाता है। इस प्रकार होल्स क्रिस्टल में गति करने लगते हैं। यह होल इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब कि होल्स हमारे जो क्रिस्टल में गति करने लगते हैं और यह होल्स इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आप, ये हमारा शुद्ध सिलिकॉन है। शुद्ध सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, इसमें हमने बोरोन की अशुद्धि मिलाई +3 वाली, तो इसने इसके साथ पेयर बना लिया, इसने इसके साथ पेयर बना लिया, इसके साथ पेयर बना लिया, तो ये हमारा रिक्त स्थान रह जाता है जिसे हम लोग होल्स कहते हैं। इसमें हमारे में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और नेगेटिव मोबाइल आयन हमारे क्रिस्टल में होते हैं। ठीक है भाई, ये क्रिस्टल बोर्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इमोबाइल आयन नेगेटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर लिखिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें होल्स का सांद्रण इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। मतलब कि इसमें जो होल्स होता है उसका सांद्रण इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है और एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का सांद्रण होल की तुलना में अधिक होता है। सेकंड है हमारा अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक नेगेटिव मोबाइल आयन होता है
और एन टाइप में इसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन होता है, इसमें नेगेटिव इमोबाइल आयन होता है, इसमें पॉजिटिव इमोबाइल आयन होता है। थर्ड है हमारा ये पी टाइप कम प्रयोग में लाए जाते हैं और एन टाइप ये ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। फोर्थ है हमारा पी टाइप अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं तथा होल्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। पांचवा है हमारा आवेश वाहकों की गति एन टाइप अर्धचालकों की तुलना में कम होती है और इसमें आवेश वाहकों की गति बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा अर्धचालक खत्म होता है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं इसमें हमने पढ़ा। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक के टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन में, पी टाइप तथा एन टाइप। पी टाइप तथा एन टाइप में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर खत्म होता है और आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज का वो भी यहाँ खत्म होता है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसमें धारा का प्रभाव कैसे होता है समझाइए। मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसमें धारा प्रभाव कैसे होता है समझाइए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र सीरीज का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसमें धारा का प्रभाव कैसे होता है समझाइए। ठीक है भाई, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है इसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला है पीएन जंक्शन डायोड, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में देखते हैं। जब पी टाइप तथा एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है, पी टाइप तथा एन टाइप क्रिस्टल यानी जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको एक विशेष युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये दो क्रिस्टल जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान को पीएन संधि कहते हैं। मतलब कि जो जिस स्थान पर दोनों क्रिस्टल को जोड़ा जाता है, मतलब कि जोड़ा जाता है जो ये जगह बचती है, इसको हम लोग पीएन संधि कहते हैं तथा इस प्रकार बने डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब कि जो दो क्रिस्टल रहते हैं पी टाइप तथा एन टाइप दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर एक डायोड बनाते हैं, उसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे ही पी टाइप तथा एन टाइप क्रिस्टल जुड़ता है तो एन टाइप क्रिस्टल की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, एन टाइप क्रिस्टल की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं पी क्षेत्र में, तथा पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज होल्स होते हैं जो कि एन क्षेत्र में जाने लगते हैं। इसके फलस्वरूप संधि के निकट ये बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन व होल्स परस्पर संयोग कर उदासीन होने लगते हैं। मतलब कि जो उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होती है और इसमें मेजॉरिटी होल्स होती है वो दोनों परस्पर संयोग कर उदासीन होने लगते हैं तथा संधि के निकटतम दोनों ओर एक पतला प्रभावी क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई भी गतिशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं रहता है। मतलब कि एक पतला प्रभावी क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई भी गतिशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं रहता है। इस प्रभावी क्षेत्र को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। मतलब कि जो इसमें क्षेत्र बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं एन टाइप में। एन क्षेत्र में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन हमारे मेजॉरिटी हैं, उसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी हैं। ये पीएन जंक्शन है जो इस जगह दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में मिलकर परस्पर संयोग कर लेते हैं जिससे कि वो उदासीन होने लगता है और एक पतला प्रभावी क्षेत्र बन जाता है जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर के विसरण के कारण संधि के समीप एन क्षेत्र में पॉजिटिव दाताओं की अधिकता तथा पी क्षेत्र में नेगेटिव ग्राहियों की अधिकता हो जाती है। मतलब कि एन क्षेत्र में पॉजिटिव दाताओं की अधिकता हो जाती है और पी क्षेत्र में नेगेटिव ग्राहियों की अधिकता हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्षय परत की सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि अक्षय परत के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण संधि पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। मतलब कि जिसकी दिशा कहाँ होती है भाई, जिसकी दिशा होती है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। कुछ समय के पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि चार्ज कैरियर की ओर आगे विसरण ना हो सके, अर्थात चार्ज कैरियर का विसरण होने से रोक देता है। मतलब कि चार्ज कैरियर आगे की ओर विसरण ना हो सके। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड था। इसकी वाइजिंग पढ़ते हैं। वाइजिंग भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वाइजिंग और पीएन जंक्शन डायोड। हम जानते हैं कि पीएन संधि में प्रवाह धारा के लिए एक बाहरी बैटरी की आवश्यकता होती है। मतलब कि नॉर्मली तो वो एक पोटेंशियल बैरियर रह जाता है, उसके लिए हमको बाहरी बैटरी की आवश्यकता होती है। जब हम बैटरी को पीएन संधि से जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में वाइजिंग कहते हैं। मतलब कि जैसे ही हम पीएन संधि डायोड को बाहरी बैटरी से जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाइजिंग कहते हैं। वाइजिंग दो प्रकार से होती है, एक होता है अग्रवाइज और दूसरा होता है उत्क्रम वाइज। अग्रवाइज क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज
सेकंड होता है हमारा रिवर्स बायस। पहला है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस को पढ़ते हैं। यदि डायोड के पी सेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे तथा एन सेट को बैटरी के नेगेटिव सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो वह अग्रवायस हो जाता है। मतलब कि जो डायोड का पी सेट होता है यानी पी टाइप होता है उसको पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कर देंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो यह अग्रवायस हो जाता है। अग्रवायस में आरोपित बैरियर का विरोध करती है तथा बैरियर के विपरीत होती है। अग्रवायस में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है तथा बैरियर के विपरीत होती है। अगर बायस स्थिति में बायस वोल्टेज पी क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग होल्स तथा एन क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की ओर विकर्षित करता है। मतलब कि अगर बायस स्थिति में वोल्टेज पी क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग होल्स और एन क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की ओर विकर्षित करता है, मतलब कि जंक्शन की ओर भेजता है। यदि आरोपित विभव डायोड के विभव बैरियर से अधिक है तो पी क्षेत्र के होल तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जंक्शन पार करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब कि जो इसमें आरोपित वोल्टेज है, मतलब कि जो इस पर वोल्टेज डायोड पर हम लोग लगा रहे हैं, अगर वह विभव बैरियर से अधिक है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जंक्शन पार करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार डिप्लीशन क्षेत्र के धनात्मक दाता आयन व ऋणात्मक स्वीकारक आयन को फिर से क्रमशः इलेक्ट्रॉन व होल प्राप्त होने लगते हैं, जिससे अपक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। मतलब कि दोनों ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव से, तो बैटरी सप्लाई चालू कर दीजिए और हमारा डायोड काम करने लगता है। यदि बायस वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई और अधिक कम होने लगती है तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पी क्षेत्र के होल तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के नुकसान की भरपाई बैटरी द्वारा कर दी जाती है। मतलब कि पी क्षेत्र में जो होल तथा एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है उसकी भरपाई कहाँ से कर लेते हैं भाई? उसकी भरपाई हम लोग कहाँ से कर लेते हैं? उसकी भरपाई हम लोग बैटरी से कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि संधि में धारा का प्रभाव पीएन संधि के मेजॉरिटी आवेश वाहकों की गति के कारण होता है। मतलब कि संधि में धारा का प्रभाव पीएन संधि की मेजॉरिटी आवेश वाहक की गति के कारण होता है। ये इसका डायग्राम है भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या किया भाई, हमने पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो एन क्षेत्र में जाएंगे। एन क्षेत्र में अपक्षय परत अगर आरोपित वोल्टेज कम है अपक्षय परत से तो ये पार कर जाएंगे तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करने लगेगा। ये डायग्राम इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, यदि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे यानी नेगेटिव सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित कर दिया जाता है यानी एन क्षेत्र को पॉजिटिव से, तो वह रिवर्स बायस हो जाता है। मतलब कि जो एन क्षेत्र है उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव से करेंगे, सॉरी पॉजिटिव से करेंगे, और पी क्षेत्र हमारा उसको हम लोग नेगेटिव से कर देंगे। ये है हमारा रिवर्स बायस का डायग्राम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या किया है हमने, इसमें पी क्षेत्र को हमने बैटरी के नेगेटिव से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है। तो इसमें जो अपक्षय परत होती है वो बहुत बढ़ जाती है, मतलब कि आगे इसको धक्का नहीं लग पाता है तो अपक्षय परत इसकी बढ़ जाती है। ये दोनों विपरीत अपक्षय परत से दूर की ओर भागते हैं। रिवर्स बायसिंग में आरोपित वोल्टेज बैरियर का सहयोग करती है व बैरियर के समान दिशा में होती है। मतलब कि जो आरोपित रिवर्स बायस में जो वोल्टेज आरोप करते हैं वह बैरियर के सहयोग करती है तथा बैरियर के समान दिशा में होती है। थर्ड है हमारा रिवर्स बायस में बायस वोल्टेज पी क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग होल्स तथा एन क्षेत्र के मेजॉरिटी भाग इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से विपरीत दिशा में आकर्षित करती है। इससे जंक्शन के आसपास के क्षेत्र में मुक्त आवेशों से विहीन दाता व स्वीकारक आयन की संख्या बढ़ जाती है। इससे अपक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है व बैरियर भी बढ़ जाता है। अतः मेजॉरिटी भागों का जंक्शन पार करना संभव नहीं हो पाता है। मतलब कि जो मेजॉरिटी भाग हैं उनका जंक्शन पार करना संभव नहीं हो पाता है। रिवर्स बायस डायोड में धारा शून्य नहीं होती है, धारा अत्यधिक कम यानी माइक्रो एम्पियर में होती है। बैरियर मेजॉरिटी भागों को तो जंक्शन पार करने से रोकता है, किंतु माइनॉरिटी भागों को पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र के होल को जंक्शन पार करने में सहयोग करता है। अतः माइनॉरिटी भागों के कारण ही रिवर्स बायस डायोड में धारा प्रवाहित होती है। तो हमारा रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के कारण होती है।
माइनॉरिटी वाहकों की संख्या बहुत कम होती है तथा रिवर्स धारा का मान बहुत कम होता है। इस धारा को रिवर्स संतृप्त धारा कहा जाता है। इस धारा को क्या भाई कहते हैं? इस धारा को हम लोग रिवर्स धारा संतृप्त कहा जाता है। माइनॉरिटी कैरियर ताप के कारण उत्पन्न होते हैं अतः ताप स्थिर रहने पर रिवर्स संतृप्त धारा भी नियत रहती है। मतलब माइनॉरिटी कारण टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होते हैं और टेम्परेचर स्थिर रहने पर रिवर्स संतृप्त धारा भी नियत रहती है। यदि ताप को बढ़ाया जाए तो यह धारा तेजी से बढ़ती है। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिवर्स वाइज खत्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि उत्क्रम बायस में पीएन संधि में बहुत क्षीण धारा प्रवाह करती है। मतलब कि पीएन संधि में क्षीण धारा प्रवाहित करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रवाहित होती है। हम आगे पढ़ चुके हैं। यह क्षीण धारा बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर नहीं होती है, किंतु एक दशा में जब बैटरी का विभव बहुत अधिक हो जाता है तब उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है। बैटरी के इस विभव को जिस पर उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ता है भंजन विभव कहा जाता है। मतलब कि बैटरी के इस विभव को जिस पर उत्क्रम धारा का मान अधिक हो जाता है तो इसे हम लोग भंजन विभव यानी रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। जंक्शन ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है। मतलब कि जंक्शन ब्रेकडाउन कितने प्रकार का होता है? जंक्शन ब्रेकडाउन अपना दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा जीनर भंजन यानी जीनर ब्रेकडाउन। जैसे जैसे उत्क्रम विभव बढ़ाया जाता है वैसे वैसे संधि पर विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगता है। मतलब कि जो जंक्शन होता है उस पर विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंध भी टूटने लगते हैं। मतलब कि जो बैलेंस बॉन्ड लगे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, सहसंयोजक बंध भी टूटने लगते हैं। अतः बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक पैदा हो जाते हैं। मतलब कि बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक पैदा हो जाते हैं। फलस्वरूप बहुत प्रबल धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह के भंजन को जीनर भंजन कहते हैं। मतलब कि बहुत प्रबल धारा प्रवाहित होने लगती है, इसको हम लोग जीनर भंजन कहते हैं। सेकंड है हमारा एवलांस भंजन यानी एवलांस ब्रेकडाउन। इस भंजन में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की ऊर्जा तथा वेग तथा उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण बहुत बढ़ जाता है। ये आवेश वाहक सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होल एवं अधिक संख्या में स्वतंत्र हो जाते हैं अतः उत्क्रमण धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है। इस तरह के भंजन को एवलांस भंजन कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज दोनों खत्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारा वीआई कैरेक्टर स्केच ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी देख ही लेते हैं। डायोड का वीआई अभिलक्षण डायोड का वीआई अभिलक्षण डायोड पर आरोपित वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ है। मतलब कि वीआई कैरेक्टर स्केच क्या है आपका? वो आरोपित वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ है। यह ग्राफ बताता है कि यदि डायोड की किसी परिपथ में संयोजित किया जाए तो डायोड कैसा व्यवहार करेगा। मतलब कि डायोड को किसी परिपथ में संयोजित किया जाए तो डायोड कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा है। तो इसमें हमारा पहला है वीआई कैरेक्टर स्केच फॉर फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है भाई? डायोड के वीआई ये टू परिपथ यानी वीआई कैरेक्टर के लिए परिपथ है। ये डायोड का प्रतीक होता है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं और इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ये हमारा एन टाइप होता है और ये हमारा पी टाइप होता है। तो इसमें क्या किया? इसमें एक सर्किट में वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई दी यहाँ से और ये हमारा डायोड लगा हुआ है और डायोड के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है यानी वोल्टेज मापने के लिए। इधर हमारा मिली एमीटर लगा है जो एम्पियर से करंट नापेगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए दोनों के लिए फॉरवर्ड वाइज में हमारा वीआई कैरेक्टर स्केच अलग अलग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है भाई? जर्मेनियम के लिए अगर वोल्टेज का मान कितना होता है भाई? फॉरवर्ड वोल्टेज का मान होता है 0.3 वोल्ट। जैसे ही बैटरी द्वारा 0.3 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा तो हमारा डायोड काम करने लगता है और ये जर्मेनियम के लिए ऊपर उठ जाएगा, एकदम से ग्राफ ऊपर उठ गया। सेकंड है हमारा सिलिकॉन के लिए, मतलब कि तो सिलिकॉन के लिए आपका है, सिलिकॉन में अगर वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है वही 0.7। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7। जैसे ही बैटरी द्वारा 0.7 वोल्टेज से अधिक दिया जाएगा तो हमारा डायोड काम करने लगेगा और हमारा ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज के लिए था। इसके बाद सेकंड है वहाँ वीआई कैरेक्टर स्केच फॉर रिवर्स वाइज। मतलब कि रिवर्स वाइज के लिए वीआई कैरेक्टर स्केच। रिवर्स वाइज में क्या किया भाई? रिवर्स वाइज में हमने डायोड को उल्टा लगा दिया। मतलब कि बैटरी डायोड के नेगेटिव से हमने बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ दिया, डायोड के
पॉजिटिव से हमने बैटरी के नेगेटिव को जोड़े, मतलब कि पी टाइप से हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। डायोड के रिवर्स अभिलक्षण खींचने हेतु परिवर्तन, ये इसके डायग्राम में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रिवर्स अभिलक्षण किसके लिए, जर्मेनियम के लिए और ये सिलिकॉन के लिए। जैसे ही इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं डायोड को, तो हम उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहुत ही क्षीण धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि माइनॉरिटी के कारण बहुत ही क्षीण धारा प्रवाहित होती है। तो जो जैसे ही बहुत डायोड के अंदर बहुत अधिक माइनॉरिटी और दोनों तरफ इकट्ठे होने लगे हैं, क्योंकि ये दोनों विकर्षित करते हैं, मतलब कि रिपल्सन यानी प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं, तो एकदम से हमारी धारा का मान बढ़ जाएगा। I0 जर्मेनियम रिवर्स सेचुरेशन करंट, मतलब कि ये हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट है, जो कि इसका मान एक समय के बाद एकदम से बढ़ जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये हमारा सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए I0 सिलिकॉन है, इसका भी मान ऐसे ही बढ़ता है। इसके बाद हमारा ये है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी PIV, पी के उत्क्रम बोलता है, ये आपसे डेफिनेशन में पूछ सकता है, यानी टिप्पणी करो। PIV डायोड की उत्क्रम विनति में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि को ब्रेक डाउन किए संधि पर आरोपित की जाती है, मतलब कि PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज वह होता है जो रिवर्स बायस में अधिकतम होता है, जो बिना संधि को ब्रेक डाउन, मतलब कि संधि को बिल्कुल ब्रेक डाउन ना करे, उसमें माइनॉरिटी चार्ज करिए धारा प्रवाहित होती रहे, और मतलब रिवर्स धारा ना हो, संधि पर आरोपित की जा सकती है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। PIV of a diode is the maximum reverse voltage that can be applied to the junction without damaging the junction, मतलब कि the maximum reverse voltage that can be applied to the junction without damaging the junction, मतलब कि डैमेज को जंक्शन को डैमेज किए बगैर ये उस पर आरोपित किया जा सके। ठीक है, तो इसके ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारा सेकंड भी हो गया, PN जंक्शन डायोड क्या है और उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अर्धचालक डिस्टकारी तथा पूर्ण चुंबक डिस्टकारी की कार्य प्रणाली संक्षेप में समझाइए, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर की कार्य प्रणाली संक्षेप में समझाइए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि ये है, इसको हम लोग समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, थर्ड में हमारा है डायोड एक डिस्टकारी के रूप में, मतलब कि डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज करेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा AC धारा DC में बदलती है तो इस बदलने के प्रक्रम को डिस्टीकरण यानी रेक्टिफिकेशन कहते हैं तथा प्रयुक्त संयुक्त को डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं, मतलब कि AC को DC में बदलते हैं तो इसको हम लोग डिस्टीकरण कहते हैं यानी रेक्टिफिकेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि डायोड में धारा का संचालन अग्र बायस में होता है, मतलब कि डायोड में धारा का संचालन वही अग्र बायस में होता है, उत्क्रम बायस में डायोड का धारा का संचालन नहीं होता है। डायोड के इसी गुण को हम डिस्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब कि डायोड के इसी गुण को हम डिस्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं जब हम डायोड को प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ते हैं तो AC के पहले आधे चक्र यानी धनात्मक डायोड में धारा का संचालन होता है, क्योंकि धनात्मक चक्र के लिए डायोड अग्र बायस में होता है, जबकि दूसरे आधे चक्र ऋणात्मक डायोड में धारा का संचालन नहीं होता है, क्योंकि ऋणात्मक चक्र के लिए डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है। डिस्टकारी दो प्रकार के होते हैं, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और बी है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। इसके बाद पहला है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्धतरंग डिस्टकारी को अर्धतरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रत्यावर्ती विभव के केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही चालन करता है, परंतु यह प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में चालन नहीं करता है। प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में चालन नहीं करने का मुख्य कारण डायोड का इस चक्र के उत्क्रम बायस में होना है, मतलब कि सेकंड में जो नेगेटिव होगा उसमें हमारा डायोड ऑटोमेटिकली रिवर्स में हो जाएगा। चित्र में परिवर्तन तरंगों को दर्शाया गया है। ये इस प्रकार इसका डायग्राम है। अर्धचरण डिस्टकारी का सर्किट यानी परिपथ। ये AC इनपुट यहाँ से दिया जा रहा है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में PN जंक्शन डायोड लगा दिया है, जिसको हम लोग P इसको बोलते हैं और N हमारा ये है, ये हमारा ये डायोड का प्रतीक है। तो P को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को N से जोड़ दिया। ये हमारा RL यानी लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त वोल्टेज, जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो इस प्रकार से
साइनसॉइडल वेव हमें मिलेगी ओमेगा टी। लोड धारा औसत धारा IDC IM अपॉन पाई। जब हम आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें पॉजिटिव में डायोड हमारा काम करेगा तो हमें पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल मिलेगी, हाफ हाफ, इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें है हमारा परिपथ का निर्माण। अर्धतरंग दृष्टकारी के परिपथ में एक डायोड एक ट्रांसफार्मर व एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। मतलब कि अर्धतरंग दृष्टकारी के परिपथ में एक डायोड एक ट्रांसफार्मर और व एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। पावर सप्लाई को एक ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है, जो उच्च वोल्टेज को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के एक सिरे से एक डायोड श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो कि हमने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। लोड प्रतिरोध ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के समांतर लगा होता है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। कार्यविधि जैसा कि चित्र में दर्शाया है कि AC सप्लाई विभव को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा गया है। मतलब कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है AC सप्लाई विभव को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली से जोड़ा गया है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर मिलने वाली प्रत्यावर्ती विभव का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा मिलता है। स्मॉल e बराबर कैपिटल EM साइन ओमेगा टी। यहाँ E हमारा तात्क्षणिक विभव है, कैपिटल E हमारा द्वितीय कुंडली में प्रेरित शिखर विभव है। ठीक है भाई। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्कर में धनात्मक अर्धचक्र डायोड के अग्र बायस में होने के कारण धारा का संचालन होता है। इस संचालित धारा की दिशा डायोड में पीछे से एनसेट की तरफ होती है। जब यह धारा लोड प्रतिरोध में बहती है तो वहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। एक अग्र बायस डायोड का एक आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। जिससे डायोड के समक्ष विभवपात भी बहुत कम होता है। सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम पे 0.3 वोल्ट होता है। अतः लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त विभव ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभव के लगभग बराबर होता है। जब AC के दूसरे आधे चक्कर में ऋणात्मक चक्र में डायोड के उत्क्रम बायस में होने के कारण धारा का संचालन नहीं होता है, क्योंकि उत्क्रम बायस डायोड का प्रतिरोध अत्यधिक अनंत होता है। अतः जब डायोड अचालन की स्थिति में होता है, चूँकि परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः भार प्रतिरोध RL के सिरों पर कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होता। अतः भार प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I पर IM साइन ओमेगा टी, जबकि I छोटा होगा बराबर होगा ओमेगा टी के और पाई छोटा होगा बराबर होगा पाई के। I बराबर 0 की स्थिति में क्या हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव के लिए, ये हमारा नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में हमारी करंट फ्लो होगा, नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं होगा। यदि RF डायोड का गतिज अग्र प्रतिरोध है तब IM बराबर EM अपॉन RL प्लस RF, मतलब कि लोड प्रतिरोध है और ये रिपल फैक्टर है। यहाँ IM पीक धारा का मान व IM व EM पीक विभव का मान है। इसके बाद है हमारा आपका है अर्धतरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण दक्षता। अर्धतरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण दक्षता दृष्टिकारी की आउटपुट पर प्राप्त शक्ति तथा इनपुट में दी गई AC शक्ति के अनुपात को दृष्टिकारी की दक्षता यानी ईटा कहते हैं। इसको संबल है इसका ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि दृष्टिकारी की आउटपुट पर प्राप्त शक्ति तथा इनपुट में दी गई AC शक्ति के अनुपात को दृष्टिकारी की दक्षता कहते हैं। दृष्टिकारी की दक्षता क्या होती है, ईटा बराबर DC पावर सप्लाई टू द लोड PDC अपॉन टोटल इनपुट AC पावर PDC। परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100% कर देंगे। ईटा बराबर PDC अपॉन PAC इंटू 100%। ठीक है। इसके बाद है आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में DC धारा का औसत मान। मतलब कि DC धारा का औसत मान किसमें है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसके औसत मान निकालिए, डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। स्मॉल I बराबर, ये पहली साइकिल के लिए, सेकंड साइकिल की I बराबर IM साइन ओमेगा टी। सेकंड साइकिल में हमारा डायोड काम नहीं करेगा तो I बराबर 0 रहेगा। माना ओमेगा टी बराबर थीटा, I बराबर IM साइन थीटा हो जाएगा और I हमारा सेकंड 0 रहेगा। ठीक है भाई।
किसी आवर्ती तरंग का डीसी मान ज्ञात करने के लिए उसका पूरे चक्र में समाकलन करना होता है। मतलब कि किसी आवर्ती तरंग का डीसी मान ज्ञात करने के लिए उसके पूरे चक्र में समाकलन करना होता है। अर्थात यदि किसी तरंग आई का समयकाल टी है तो उसका डीसी मान, मतलब किसी तरंग आई का समयकाल कितना है भाई, ये समयकाल टी है तो उसका डीसी मान आई डी सी बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी कर रहा है, समयकाल टी है, आई डी थीटा। आई डी सी बराबर 1/t का मान 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई डी थीटा हो जाएगा। आई का मान हम लोग रख देंगे, आई डी सी बराबर 1/2 पाई ब्रैकेट के अंदर समाकलन 0 से पाई आई डी थीटा प्लस समाकलन पाई से 2 पाई आई डी थीटा। चूँकि टी बराबर 2 पाई हमारा समय था, यानी 180 × 2 360। आई का मान रखने पर क्या करेंगे भाई, आई का मान हम लोग समीकरण में रख देंगे। आई डी सी बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा प्लस पाई से 2 पाई हमारा 0 रहेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। आई डी सी बराबर 1/2 पाई हो जाएगा। आई एम को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, इसके साथ हम लोग उसका समाकलन कर देंगे। आई डी सी बराबर IM/2 पाई 0 से पाई टाइन थीटा साइन थीटा डी थीटा। आई डी सी बराबर IM/2 पाई साइन थीटा का क्या होता है भाई समाकलन, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, इसको हम लोग लिमिट रख देंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0 हो जाएगा हमारा। IM/2 पाई कॉस पाई का मान कितना होता है -1 और कॉस 0 का मान कितना होता है -1। IM/2 पाई 1 + 1 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा IM/2 पाई × 2। आई डी सी का मान कितना आ जाएगा, डीसी धारा का औसत मान कितना आ जाएगा, आई डी सी बराबर IM/पाई। इसी प्रकार वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा, VDC बराबर VM/पाई। सेकंड है हमारा डीसी आउटपुट पावर यानी पीडीसी बराबर I² DC × RL कर देंगे। मतलब कि उसका जो पीडीसी निकाल रहे हैं हम लोग, डीसी आउटपुट पावर निकाल रहे हैं, उसको धारा का वर्ग कर देंगे इंटू हम लोग लोड लगा देंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस। चूँकि आईडीसी का मान कितना है, IM/2 पाई। आईडीसी का मान इसमें रख देंगे, IM/पाई हो जाएगा, IM/पाई हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर × RL हो जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड है हमारा लोड में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्यम मूल मान। मतलब कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सारे उसके डेरिवेशन सारे उसके मान आपको पढ़ाए जाएंगे। IRMS बराबर √1/t इंटीग्रेशन 0 से t I² डी थीटा, इसमें वर्ग कर देने किसके लिए हुए, वर्ग माध्यम मूल मान के लिए। चूँकि t बराबर 2 पाई रहेगा तो हम t का मान 2 पाई रख देंगे। IRMS बराबर √1/2 पाई 0 से 2 पाई I² डी थीटा। I² का मान रख देंगे हम लोग, I² का मान क्या था भाई, IM साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद IRMS बराबर 1/2 पाई 0 से पाई I² M sin² थीटा डी थीटा। IRMS बराबर I² को बाहर निकाल लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 0 से पाई sin² थीटा डी थीटा। sin² थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला है 1 - cos 2 अंडर रूट I² M/2 पाई। इसका फॉर्मूला का मान रख देंगे sin² थीटा की जगह, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको 2 को आगे निकाल लेंगे तो हमारा I² M/4 पाई हो जाएगा। 0 से पाई 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अंडर रूट IRMS बराबर अंडर रूट I² M/4 हो जाएगा हमारा, 4 पाई हो जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा। इन दोनों का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग, तो इनका 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई -0 के साथ कर देंगे 0 डायरेक्ट हमने लिमिट रख दिया। cos 2 थीटा का कितना होता है भाई, cos 2 पाई/2 माइनस cos 0/2 हो जाएगा। ठीक है भाई। IRMS बराबर अंडर रूट I² M/4 पाई पाई -0 -0 IRMS बराबर अंडर रूट I² M/4 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो हमारा वर्ग माध्यम मूल मान आ जाएगा किसका भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्ग माध्यम मूल मान। हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्ग माध्यम मूल मान कितना आएगा भाई, अंडर रूट I² M/4 बराबर IM/2। 4 निकालेंगे हम, परिपथ को दी गई सप्लाई, परिपथ की सप्लाई की गई, मतलब परिपथ को सप्लाई की गई, मतलब परिपथ को हमने जितनी एसी शक्ति दी है, परिपथ में सप्लाई की गई एसी शक्ति डायोड तथा लोड पेट्रोल दोनों को प्राप्त होती है। मतलब कि परिपथ में जो हम सप्लाई देते हैं एसी शक्ति वो डायोड तथा लोड पेट्रोल दोनों को प्राप्त होती है। अतः एसी शक्ति RS तथा RL दोनों में क्षय होती है। मतलब कि एसी शक्ति कहाँ कहाँ क्षय होती है भाई, वो हमारी रिपल फैक्टर और लोड पेट्रोल दोनों में क्षय होती है। तो PAC बराबर n² IRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे RL + RF यानी लोड पेट्रोल और रिपल फैक्टर हो जाएगा। इधर IRMS का होल स्क्वायर रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद 5th है हमारा अतरंग डिस्टकारी की दक्षता कैसे निकालेंगे। दक्षता का फॉर्मूला हम लोग पढ़ सकें, ईटा बराबर DC आउटपुट पावर अपन परिपथ को प्राप्त एसी शक्ति। ठीक है। इसमें हम लोग मान रख देंगे, PDC का मान रख देंगे IDC का होल स्क्वायर इंटू RL, PAC का मान रख देंगे IRMS का होल स्क्वायर इंटू RL + RF का मान रख के सॉल्व करेंगे इसको
बाहर कर देंगे, होल स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा हमारा, 2/पाई हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। और सॉल्व करेंगे 2/पाई होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस RF/RL हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, पाई का मान निकालेंगे 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। इसको होल स्क्वायर कर देंगे इंटू इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट में हमारा आ जाएगा ईटा बराबर 0.406/1 प्लस RF/RL, वो भी परसेंटेज में हमको निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे 100% इंटू 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ईटा बराबर 4.06/1 प्लस RF/RL हो जाएगा। यदि रिपल फैक्टर बहुत छोटा होगा RL से, मतलब कि रिपल फैक्टर होगा जो वह लोड प्रतिरोध से बहुत कम हो जाएगा, तो RF का मान RL की अपेक्षा में कम हो, तो हमारा ईटा का मान कितना हो जाएगा 40.6% हमारा ईटा का मान हो जाएगा। किसका भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता। हाफ वेव की अधिकतम दक्षता कितनी हो जाएगी 40.6% हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। सेकंड क्या है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड का वेव परिपथ जो दी गई इनपुट तरंग के पूरे चक्र को निर्गत डिस्ट तरंग में परिवर्तित करता है। उस परिपथ को पूर्ण तरंग डिस्टकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग डिस्टकारी प्रत्यावर्ती इनपुट विभव के दोनों अर्ध चक्रों में एक डिस्ट निर्गत धारा प्रदान करता है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी के इस परिपथ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक डायोड का प्रयोग किया, मतलब कि यह दोनों ही चक्रों में कार्य करता है। इसको बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक डायोड का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण तरंग डिस्टकारी हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्या होता है सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल टेप पूर्ण तरंग डिस्टकारी यानी सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर। परिपथ की संरचना देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल टेप पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ चित्र में दर्शाया गया। ये उसका चित्र आप देख सकते हैं। डिस्टकारी का परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। इस डिस्टकारी में 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। इस डिस्टकारी में कितने डायोड का प्रयोग करते हैं भाई, 2 डायोड का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रत्यावर्ती इनपुट विभव को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य लगाते हैं, मतलब कि जिसमें प्रत्यावर्ती इनपुट विभव को ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों में लगाते हैं। ठीक है भाई, द्वितीय कुंडली के सिरों पर हम लोग क्या लगाते हैं भाई, डायोड D1 व D2 लगाए जाते हैं। ये आपका डायग्राम आप दे सकते हैं इस प्रकार से। इसमें दोनों तरफ हमने सेकेंडरी वाइंडिंग पर दोनों तरफ D1 व D2 डायोड लगा दिए गए। ये लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है भाई, ये इसका वो है तरंग आउटपुट। ये हम लोग AC सप्लाई इसको इस प्रकार से दे रहे हैं। साइनोसॉइडल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से प्राप्त AC वोल्टेज, मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से किसको प्राप्त हो रही है, डायोडों को प्राप्त हो रही है। ठीक है, डायोड D1 में चालन के कारण आउटपुट डायोड D1 चलेगा तो हमारा सेकंड वाला राउंड बंद रहेगा, नेगेटिव साइकिल, तो ये पॉजिटिव में चलेगा। डायोड D2 में चालन के कारण आउटपुट हमारा ये रहेगा, नीचे की तरफ चलेगा, मतलब नेगेटिव में। D1 में ये रिवर्स हो जाएगा और ये ऊपर वाला हमारा D1 D2 में D1 जैसे ही सेकंड राउंड में ये रिवर्स हो जाएगा और D2 हमारा सेकंड राउंड में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट प्राप्त रहेगा, जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो पॉजिटिव वे में पूरा निकलेगा। इसीलिए हम लोग उसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव में हमको गैप मिल रहा था, मतलब आधा मिल रहा था, 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 है। ऐसे ही फुल वेव में हमको पूरा मिलता है। ठीक है भाई, अब इसका कार्य सिद्धांत देखते हैं। AC के पहले आधे चक्र में धनात्मक चक्र यानी AC के पहले आधे चक्र यानी धनात्मक चक्र में डायोड D1 अग्र बायस में होता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम बायस में होता है। अर्थात डायोड D1 में संचालन होता है जबकि D2 में संचालन नहीं होता है। AC के दूसरे आधे चक्र धनात्मक चक्र में डायोड D2 अर्घ बायस में होता है, जैसे कि आपने देखा है डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जबकि डायोड D1 उत्क्रम बायस में रहेगा, जबकि डायोड D1 हमारा उत्क्रम बायस में होता है। ठीक है भाई, अतः डायोड D2 में धारा का संचालन होता है, जबकि डायोड D1 में धारा का संचालन नहीं होता है। अतः इन दोनों दशाओं में भार प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा समान होती है, मतलब कि दोनों दिशाओं में लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा समान होती है। चित्र में ट्रांसफार्मर से प्राप्त प्रत्यावर्ती विभव डायोड D1 से संचालित धारा, डायोड D2 में संचालित धारा व भार प्रतिरोध RL प्रवाहित निर्गत धारा की तरंगें दर्शाई गई हैं, जो कि आपको दिखा चुके हैं। ठीक है भाई, इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में क्या होगा, D1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1 बराबर Vm/RL प्लस RF साइन ओमेगा टी। D2 में प्रवाहित धारा I2, मतलब कि ये पहले चक्र की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा नेगेटिव साइकिल में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा 0 हो जाएगा। I1 बराबर Im साइन ओमेगा टी व I2 बराबर 0 हो जाएगा। Im बराबर Vm/RL प्लस RF हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा
के दूसरे आधे चक्र में, दूसरे आधे चक्र में क्या होता है अभी देखते हैं। D2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर Vm/RL प्लस RF साइन ओमेगा टी। डायोड D1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर 0। डायोड D1 में प्रवाहित धारा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सेकंड राउंड की बात हो रही है, यानी नेगेटिव साइकिल की बात हो रही है। I2 बराबर Im साइन ओमेगा टी बराबर I1 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। Im बराबर Vm/RL प्लस RF हमारा फाइनल आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सेंट्रल टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है भाई देखते हैं। पूर्ण तरंग ब्रिज डिस्टकारी एक ऐसा परिपथ होता है, पूर्ण तरंग ब्रिज डिस्टकारी एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 4 डायोडों का प्रयोग करके सेतु की 4 भुजाएं बनाई जाती हैं, जिसमें 4 डायोडों का प्रयोग करके सेतु की 4 भुजाएं बनाई जाती हैं तथा यह एसी के दोनों अर्धचक्रों में डीसी आउटपुट प्रदान करता है। तथा यह एसी के इनपुट के दोनों अर्धचक्रों में डीसी आउटपुट प्रदान करता है। दोनों अर्धचक्रों में यह डीसी आउटपुट प्रदान करता है। सर्किट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर देखते हैं। इसमें 4 डायोड D1, D2, D3, D4 प्रयोग करके सेतु परिपथ बनाया गया। मतलब कि ब्रिज रेक्टिफायर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये D1, D2, D3 4 डायोडों का प्रयोग करते हैं। फुल और सेंट्रल टेप में हम लोग 2 डायोडों का प्रयोग करते हैं। इस ब्रिज के 2 विपरीत सिरे ए तथा सी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 व S2 से संयुक्त होते हैं। मतलब कि इस ब्रिज में जो 2 विपरीत सिरे लगे हुए हैं ए तथा सी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 व S2 से संयोजित हैं तथा दूसरे दो विपरीत सिरे B तथा D तथा दूसरे 2 विपरीत सिरे B तथा D के बीच में लोड प्रतिरोध RL से संयोजित होते हैं तथा B तथा D के बीच में लोड प्रतिरोध RL से संयोजित किया गया है। ध्यान दें कि ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में सेंट्रल टेप की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दें कि ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग को सेंट्रल टेप की आवश्यकता नहीं होती। ये ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट वेव है, आप देख सकते हैं। ये भी सेंट्रल टेप की तरह ही है। ये अपना दी गई एसी शक्ति है। ये पहले आधे चक्र में है यानी D1 व D3 में है और ये हमारी दूसरे आधे चक्र में है D2 यानी और D2 और D4 में है वहाँ। ठीक है भाई, ये हमारा D2 और D4 में है। वो वाले में शायद गलत हो गया था, उसमें भी शायद D2 के लिए हमारा यही रहेगा। किसमें? सेंट्रल टेप में हमारा सेम रहेगा। जो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल तरंग आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी, सारी हमको पॉजिटिव वेव में मिलेंगी। टोटल आउटपुट यानी फाइनल आउटपुट। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। दोनों के प्रकार आपको समझा दिए गए हैं तथा इससे बाहर पेज पर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल सर्किट डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी में क्या होता है भाई? D1, D2, D3, D4 A B C D। इसमें क्या होता है, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आती है तो ये डायोड हमारे D1 व D3 फॉरवर्ड वाइज में हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल आती है तो ये P टाइप है और ये N है, मतलब इसको P बोलते हैं और N बोलते हैं। तो हमारा इस प्रकार से चालू हो जाएगा, ये सर्किट चालू हो जाएगा। और जैसे ही सेकंड राउंड आएगा यानी नेगेटिव साइकिल में हमारा ये वाला चालू हो जाएगा, D2 D4। इस प्रकार से हमारा ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ब्रिज डिस्टकारी का परिपथ। पूर्ण तरंग सेतु डिस्टकारी का कार्य सिद्धांत जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एसी के पहले आधे चक्र में डायोड D1 व D3 अग्रवायस में तथा डायोड D2 व D4 उत्क्रम वायस में होते हैं। मतलब कि एसी के पहले आधे चक्र में डायोड D1 व D3 अग्रवायस में तथा डायोड D2 व D4 उत्क्रम वायस में होते हैं। अतः डायोड D1 व D3 में धारा का संचालन होता है, जबकि डायोड D2 व D4 में धारा का संचालन नहीं होता है। धारा की प्रवाह की दिशा भार प्रतिरोध RL में A से C की तरफ होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। A से C की तरफ होती है। AC के दूसरे आधे चक्र में नेगेटिव चक्र में यानी नेगेटिव चक्र में D2 व D4 अग्रवायस में डायोड D1 व D3 उत्क्रम वायस में होते हैं। अतः डायोड D2 व D4 में धारा का संचालन होता है, जबकि D1 व D3 में उत्क्रम वायस के कारण धारा का संचालन नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें पूरे चक्र के लिए निर्गत धारा व निर्गत विभव मिलेगा। तो भाई यहाँ हमारे सारे रेक्टिफायर ख़त्म होते हैं। हाफ वेव, फुल वेव, टाइप ऑफ फुल वेव। इसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल भी है। अगर न्यूमेरिकल के लिए आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। पूर्ण तरंग सेतु डिस्टकारी के लाभ व हानि, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर के लाभ व हानि। लाभ क्या क्या है भाई? लाभ देखते हैं। सेतु डिस्टकारी का पीक इनवर्स विभव
केवल VM होता है, मतलब कि जो इसका PIV होता है वह VM होता है। PIV हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसको वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छी होती है, इसकी वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छी होती है। इसकी कीमत सेंट्रल टेप की तुलना में कम होती है, इसकी कीमत भी सेंट्रल टेप की तुलना में कम होती है। हानियाँ क्या क्या है भाई, हानियाँ देख सकते हैं आप। इसका परिपथ अपेक्षाकृत जटिल होता है। इसका 4 डायोडों के जुड़े होने के कारण अगर बायस वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होता है, मतलब कि 4 डायोड लगे हैं तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। अब इसकी दृष्टिकरण दक्षता की गणना करते हैं हम लोग। पूर्ण चरण दृष्टिकरण दक्षता की गणना क्या है भाई, एक पूर्ण चरण दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में आउटपुट धारा का तात्क्षणिक मान को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहली साइकिल के लिए हमारा आ जाएगा Im sin ओमेगा टी, दूसरी साइकिल के लिए आ जाएगा -Im sin ओमेगा टी। माना ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो हमारा I बराबर Im sin थीटा आ जाएगा और सेकंड साइकिल के हमारा आ जाएगा -Im sin थीटा। लोड प्रतिरोध RL में DC धारा का औसत मान, मतलब कि हम लोग लोड रेजिस्टेंस RL में DC धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है भाई, IDC बराबर एरिया द अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल टाइम, मतलब कि एरिया द अंडर द कर्व ओवर द फुल साइकिल टाइम। IDC बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ID थीटा हो जाएगा। I का मान रख देंगे हम, I का मान रख देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा Im sin थीटा डी थीटा और -Im sin थीटा डी थीटा। ठीक है, Im को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे sin थीटा का। sin थीटा का कितना होता है भाई, -cos थीटा लिमिट रख देंगे पाई 0 2 पाई माइनस पाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्या होता है। IDC बराबर Im/2 पाई, Im/2 पाई हो जाएगा हमारा, Im/2 पाई हो जाएगा। -1 इसमें हम लोग cos पाई का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका। इधर भी cos 2 पाई का मान -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। IDC बराबर Im/2 पाई हो जाएगा, Im/2 पाई हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा। Im/2 पाई 2 + 2 हो जाएगा, तो हमारा 4 Im/2 पाई आ जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार, 2 बार कट जाएगा, तो हमारा जाएगा IDC बराबर 2 Im/पाई। इसी प्रकार VDC कितना आ जाएगा, 2 Vm/पाई, इसके लिए 2 Vm/पाई हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे भाई, DC आउटपुट पावर PDC, DC आउटपुट पावर PDC। PDC बराबर क्या होता है, I² DC इंटू RL। I² का मान रख देंगे 2 Im/पाई, जो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, होल स्क्वायर लगा देंगे, इंटू RL कर देंगे। अब क्या निकालेंगे भाई, वर्ग माध्य मूलमान यानी रूट RMS निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, RMS निकालेंगे। लोड में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूलमान, मतलब कि लोड में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूलमान कितना हो जाएगा, IRMS बराबर √1/2 पाई 0 से 2 पाई I² डी थीटा कर देंगे। ठीक है, I का मान रख देंगे तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड रख देंगे, नेगेटिव के लिए नेगेटिव रख देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं √I² M/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई sin² डी थीटा हो जाएगा। sin² डी थीटा का आप लोग फॉर्मूला देख सकते थे, 1 - cos θ/2 आ जाएगा, 1 - cos θ/2 आ जाएगा। इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा I² M/4 पाई हो जाएगा, 1 - cos θ बचेगा, 1 - cos θ बचेगा। इसमें क्या करेंगे भाई, √I² M/4 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा माइनस cos 2 थीटा का क्या होता है भाई, sin 2 थीटा होता है, sin 2 θ/2 होता है। इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे, अब लिमिट रख देंगे, पाई -0 0 - 0 प्लस 2 पाई माइनस पाई 0 - 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अंत में क्या आएगा, IRMS बराबर √I² M/4 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर √I² M/4 I² M/4 पाई इंटू 2 पाई से 2 बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, √I² M/2। तो हमारा वर्ग माध्य मूलमान आएगा, वो हमारा IRMS बराबर Im/2 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है परिपथ में सप्लाई की गई AC पावर, परिपथ में सप्लाई की गई AC पावर PAC, परिपथ में सप्लाई की गई PAC बराबर ब्रैकेट IRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा, RL प्लस RF हो जाएगा, Im/2 इंटू RL प्लस RF हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की दक्षता ईटा आप लोग जानते हैं, ईटा बराबर DC आउटपुट पावर PDC और इनपुट पावर क्या होगा, PAC हो जाएगा। DC का मान रख देंगे दोनों साइड, आप देख सकते हैं IDC का होल स्क्वायर, IRMS का होल स्क्वायर, इनके मान रख देंगे। IM का कितना आया था भाई, Im/पाई आया था हमारा, √ में आया था, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/π² इंटू RL प्लस F आ जाएगा। ठीक है, RL प्लस F आ जाएगा, बराबर और कितना आएगा, 8/3.142 आ जाएगा,
RL प्लस RF। पाई स्क्वायर हमारा जो अंत में आएगा, पाई स्क्वायर का मान कितना होता है? पाई स्क्वायर का मान होता है 9.8596 आ जाएगा, 9.8596 आएगा। ईटा बराबर 0.812 इंटू RL अपॉन RL प्लस F। ईटा बराबर 0.812 अपॉन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस RF अपॉन RL बराबर 0.812 इंटू 100 1 प्लस RF अपॉन RL परसेंटेज में हमारा आ जाएगा। ईटा बराबर 81.2 81.2 81.2 1 प्लस RF अपॉन RL 1 प्लस RF अपॉन RL परसेंटेज में आ जाएगा। यदि RF बहुत छोटा हो RL, यदि RF बहुत छोटा है RL, तब ईटा बराबर 81.2% आ जाएगा, 81.2% आएगा। पूर्ण तरंग डिस्टकारी का उर्मिका घटक, पूर्ण तरंग डिस्टकारी का उर्मिका घटक आपको दिख रहा होगा। ईटा बराबर √I RMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने करके भी बताया था आपको, वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारा अंत में आ जाएगा ईटा बराबर 0.48। ठीक है, कुछ कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या क्या है? कंपैरिजन है कंपैरिजन अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, कंपैरिजन अमंग वेरियस टाइप ऑफ रेक्टिफायर, अभिलक्षण, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका PIV भी VM होता है। हाफ वेव का कितना होता है? PIV VM होता है। इसका PIV 2 VM होता है और इसका PIV भी 2 VM हो जाता है, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज। इसकी इफिशिएंसी यानी इसकी दक्षता 14.6% होती है, इसकी दक्षता 81.2% होती है और इसकी भी 81.2% होती है। डायोड की संख्या, हाफ वेव में कितने डायोड प्रयोग होते हैं? वही 1 होता है। फुल वेव में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने होते हैं? वही 4 होते हैं। अब क्या है? निर्गत डिस्ट वेव, मतलब आउटपुट वोल्टेज VM अपॉन पाई हो जाएगा, इधर 2 VM अपॉन पाई हो जाएगा, इधर भी 2 VM अपॉन पाई हो जाएगा, जैसा कि आप लोग डेरिवेशन में समझ चुके हैं। धारा का IRMS कितना है? IM अपॉन 2 हो जाएगा, IM अपॉन √2 हो जाएगा, IM अपॉन √2 हो जाएगा, IM अपॉन पाई हो जाएगा, 2IM अपॉन पाई हो जाएगा। निर्गत DC धारा हमारा ये है। इसके बाद रिपल फैक्टर आएगा, इसका रिपल फैक्टर आएगा हमारा 1.21 और इन दोनों का आएगा 0.482 0.482। ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन अर्धतरंग डिस्टकारी तथा पूर्ण तरंग डिस्टकारी की कार्यप्रणाली संक्षेप में समझाई, ये कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये यूनिट फर्स्ट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हमको नोट्स चाहिए। ठीक है भाई, नोट्स के लिए आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं, अगर आप नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको नोट्स देंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ में क्या है भाई? फोर्थ में आपका है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है आपका फिल्टर। पहला क्या है भाई? फिल्टर पे आपकी टिप्पणी पूछ सकता है। फिल्टर क्या होता है भाई? डिस्टकारी से प्राप्त आउटपुट से उर्मिकाओं यानी रिपल फैक्टर उर्मिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियां या परिपथ फिल्टर कहलाते हैं। फिल्टर क्या कहलाते हैं? फिल्टर कहलाते हैं डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर से आउटपुट उर्मिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियाँ या परिपथ फिल्टर कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये फिल्टर की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद फिल्टर के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें संधारित्र का प्रतिघात 1/2 इंटू FC होता है। संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है? संधारित्र का प्रतिघात 1/2 FC होता है। अतः DC F बराबर 0 पर इसका प्रतिघात कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अतः DC को रोक लेता है। उच्च आवृत्ति पर इसका प्रतिघात निम्न हो जाता है। अतः उच्च आवृत्तियों को जाने देता है, हाई फ्रिक्वेंसी को जाने देता है। प्रेरक का प्रतिघात क्या होता है? प्रेरक का प्रतिघात होता है 2πfl होता है। DC F बराबर 0 पर इसका प्रतिघात 0 होता है। अतः DC को जाने देता है। उच्च आवृत्तियों पर इसका प्रतिघात अधिक हो जाता है। अतः उच्च आवृत्तियों को रोक लेता है। अब क्या है? ये टाइप ऑफ फिल्टर यानी विभिन्न प्रकार के फिल्टर निम्न प्रकार के होते हैं। फिल्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा है इंडक्टर फिल्टर, तीसरा है हमारा LC फिल्टर। पहला पढ़ते हैं हम लोग शंट संधारित्र फिल्टर में क्या है? यदि एक उच्च मान का संधारित्र यानी
हाई वैल्यू का कैपेसिटर डिस्टकारी के लोड प्रतिरोध के समांतर में लगा दिया जाए तो यह लोड पर प्राप्त डीसी वोल्टेज की उन्मेकाओं को लगभग समाप्त कर देता है। मतलब लोड प्रतिरोध की किस में लगा रहे हैं भाई, समांतर क्रम में लगा रहे हैं, समांतर में लगा रहे हैं यानी पैरेलल में लगा रहे हैं, तो डीसी वोल्टेज की उन्मेकाओं को लगभग समाप्त कर देता है। लोड प्रतिरोध के समांतर में लगा संधारित्र शंट संधारित्र फिल्टर कहलाता है। इसका भी क्या है, शंट संधारित्र फिल्टर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन थी, ये इसका डायग्राम है, ये कोई रेक्टिफायर है हमारा। इसमें हमने क्या किया भाई, लोड प्रतिरोध के साथ पैरेलल में हमने कैपेसिटर फिल्टर लगा दिया। शंट संधारित्र फिल्टर को लोड प्रतिरोध के समांतर में संयोजित करना। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। आपको पता होगा कि संधारित्र का प्रतिघात 1/25 FC होता है अतः इसका प्रतिघात DC F बराबर 0 के लिए अनंत होता है और यह DC को रोक लेता है। उच्च आवृत्ति के लिए इसका प्रतिघात कम होता है अतः उन्हें जाने देता है। अतः रेक्टिफायर की आउटपुट में प्राप्त AC उन्मेकाओं जिनकी आवृत्ति उच्च होती है आसानी से संधारित्र से होती हुई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाती है। संधारित्र डीसी को रोक लेता है। संधारित्र डीसी को रोक लेता है, इसलिए लोड प्रतिरोध से होकर प्रभावित होती है। अतः लोड में उन्मेकाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं क्योंकि संधारित्र उन्मेकाओं को बाईपास कर देता है। अतः लोड प्रतिरोध पर लगभग शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाती है। एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी में लोड प्रतिरोध आरएल के समानांतर में संधारित्र चित्र में प्रदर्शित है। मतलब कि आप देख सकते हैं, जब डिस्टकारी का आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो संधारित्र आउटपुट वोल्टेज के शिखर मान यानी Vm तक चार्ज हो जाता है। संधारित्र पर वोल्टेज Vm हो जाने पर डायोड के कैथोड वोल्टेज का मान एनोड वोल्टेज के सापेक्ष अधिक हो जाता है जिससे डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। अब संधारित्र लोड प्रतिरोध से अनावेशित होता है। RC सर्किट का समय नियतांक अर्थात R तथा C के गुणनफल का मान यदि इनपुट तरंग के समय काल से बहुत अधिक हो तो संधारित्र बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अतः आउटपुट वोल्टेज लगभग नियत हो जाएगी। अगले अर्धचक्र में जैसे ही डायोड की एनोड वोल्टेज संधारित्र पर वोल्टेज से अधिक हो जाती है, संधारित्र फिर से Vm तक चार्ज हो जाता है। अतः उक्त विश्लेषण से दो महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। फिल्टर लगाने से आउटपुट वोल्टेज लगभग नियत हो जाती है। अर्थात उनमें कहाँ कम हो जाती हैं। क्या है भाई, हमारा ओमेगा है, क्या है भाई, गामा बराबर 1/4√3 FRLC हो जाएगा। ठीक है भाई, FRLC हो जाएगा। सेकंड क्या है, डायोड धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब संधारित्र की चार्जिंग होती है अतः डायोड में धारा के रूप में प्रवाहित होती है। धारा तब कब प्रवाहित होती है, जब उसमें चार्जिंग होती है। ये क्या है भाई, ये फिल्टर लगाए बिना ये उनमें क्या हो रही है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार इसका मान नीचे जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर आ रहा है। फिल्टर लगाने पर इसका मान कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। फिल्टर लगाने पर प्राप्त आउटपुट तरंग ये है। ठीक है भाई, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये डायोड D1 व D2 लगे हैं। इसने लोड प्रतिरोध RL के पैरेलल में इन्हें कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर किसका लगा दिया, उच्च श्रेणी का कैपेसिटर इन्हें लगा दिया, उच्च मान का। ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है प्रेरक फिल्टर यानी इंडक्टर फिल्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिससे हम आपको नोट्स दे सकें। यदि प्रेरक को डिस्टकारी के लोड के श्रेणी में लगा दिया जाए तो यह डिस्टकारी की आउटपुट वोल्टेज की उन्मेकाओं को कम कर देता है। लोड के श्रेणी में लगे प्रेरक को एक प्रेरक फिल्टर कहते हैं। मतलब कि उसमें क्या किया था भाई, हमने उसमें पैरेलल में लगाया था कि कैपेसिटर को इसमें क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध के हम सीरीज में लगा देंगे। सीरीज में हम किसको लगा देंगे भाई, सीरीज में हम लोग इंडक्टर फिल्टर को लगा देंगे। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग देख लेते हैं। प्रेरक का प्रतिघात यानी रिएक्टेंस XL बराबर 2πfL होता है। डीसी के लिए क्या है, बराबर 0 के लिए इसका प्रतिघात DC क्या होता है, फ्रिक्वेंसी हमारी 0 होता है। इसका प्रतिघात 0 होता है। DC इसमें सरलतापूर्वक प्रवाहित होती है, लोड में भी प्रवाहित होती है।
उच्च आवृत्ति उर्मिकाओं के लिए इसका प्रतिघात अधिक हो जाता है। उच्च आवृत्ति उर्मिकाओं के लिए इसका प्रतिघात अधिक हो जाता है, अतः यह उच्च आवृत्ति की उर्मिकाओं को रोक लेता है। अतः उच्च आवृत्ति की उर्मिकाओं को रोक लेता है। अतः लोड में केवल डीसी प्रवाहित होती है। क्या है? प्रेरक सदैव प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक क्या है? सदैव प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, यानी धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। धारा का विरोध नहीं, सॉरी, परिवर्तन का विरोध करता है। यदि धारा अपने औसत मान से अधिक हो जाती है, यदि धारा अपने औसत मान से अधिक हो जाती है, यदि धारा अपने औसत मान से अधिक हो जाती है तो प्रेरक अपने चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा एकत्र कर लेता है। तो प्रेरक अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी इकट्ठी कर लेता है। जब धारा अपने औसत मान से कम हो जाती है, तो यह एकत्रित ऊर्जा को छोड़ देता है, इकट्ठी की ऊर्जा को छोड़ देता है। अतः धारा लगभग नियत रहती है तथा उर्मिका घटक कम हो जाता है। गामा बराबर RL/3√2 × 2πfL हो जाएगा। प्रेरक फिल्टर लगाने के पश्चात पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट तरंग को आकार चित्र में प्रदर्शित है। आउटपुट रंग का आकार चित्र में प्रदर्शित है। ये अपना नॉर्मल है फुल वेव का। और प्रेरक फिल्टर लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी उर्मिकाएं समाप्त हो जाएंगी, मतलब कुछ उर्मिकाएं बचेंगी। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सीरीज में RL के साथ इंडक्टर फिल्टर लगा दिया, यानी इंडक्टर यानी प्रेरक जोड़ दिया। प्रेरक फिल्टर का प्रयोग ये आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है भाई। थर्ड है हमारा LC फिल्टर। क्या है भाई? थर्ड हमारा LC फिल्टर। पहला क्या है? L सेक्शन फिल्टर। प्रेरक तथा संधारित्र को संयुक्त रूप से संयोजित कर, प्रेरक तथा संधारित्र को, किसको भाई? इंडक्टर और कैपेसिटर को संयुक्त रूप से संयोजित इस प्रकार करेंगे कि L फिल्टर बनाते हैं। अब क्या है भाई? B क्या है? पाई तथा T सेक्शन हो जाएगा। L तथा C को पाई तथा T के आकार में संयुक्त करने पर क्रमशः पाई व T फिल्टर बनाए जाते हैं। ये हमारा L सेक्शन फिल्टर। L में क्या किया है भाई? इनने सीरीज में कैपेसिटर के ये लगा दिया, इंडक्टर यानी L लगा दिया। ये हमारा पाई में, इसको पाई के रूप में लिख दिया। ये हमारा कैपेसिटर लगा है दोनों तरफ, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है यानी L। ये L सेक्शन हो गया, ये पाई सेक्शन हो गया। ठीक है भाई। और ये है हमारा T सेक्शन फिल्टर। दोनों ओर हमारे इंडक्टर लगे हुए हैं और ये हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जीनर डायोड। नेक्स्ट है भाई हमारा जीनर डायोड। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा जीनर डायोड। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हमारा है जीनर डायोड के बारे में आप देख सकते हैं। जीनर डायोड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। जीनर डायोड ऐसे पीएन संधि डायोड होते हैं जिनमें ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए विशिष्टताएं विकल्पित किया जाए, मतलब जिन्हें रिवर्स बायस में यानी ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए विशिष्टताएं विकल्पित किया गया है। आपको याद होगा कि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर एक विशेष वोल्टेज पर रिवर्स धारा बहुत तेजी से बढ़ती है, मतलब कि विशेष वोल्टेज पर जैसे ही मेजॉरिटी भाग बहुत अधिक संख्या में हो जाए तो रिवर्स धारा का मान अत्यंत बढ़ जाता है तेजी से। इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। डायोड में ब्रेकडाउन होने पर डायोड वोल्टेज नियत हो जाता है। अतः जीनर डायोड को वोल्टेज नियामक परिपथों में प्रयोग किया। डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज को पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की डोपिंग में परिवर्तन करके 2 वोल्टेज से 200 वोल्ट तक परिवर्तित किया जा सकता है। जीनर डायोड का प्रतीक चित्र में प्रदर्शित है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, मतलब कि इसको एन टाइप को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन एकदम से इसका किसी मान पर VZ यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे होगा तो एकदम बढ़ जाएगा। आपको याद होगा ब्रेकडाउन 2 प्रकार से होते हैं, एवलांच व जीनर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके या आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो यह हमारा ये ख़त्म होता है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है। और जीनर ब्रेकडाउन में VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड आप देख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है इन अभिलक्षणों की निम्न बातें महत्वपूर्ण है। पहला है जीनर डायोड के VI अभिलक्षण सामान्य डायोड की भांति होते हैं। मुख्य अंतर यह है कि इसकी ब्रेकडाउन वक्र अधिक शार्प होती है। इसकी ब्रेकडाउन वक्र अधिक शार्प होती है। जीनर डायोड को अग्र तथा रिवर्स बायस में सामान्य डायोड की भांति ऑपरेट किया जा सकता है। किंतु उसको मुख्यतः ब्रेकडाउन क्षेत्र में ही ऑपरेट किया जा सकता है। जीनर डायोड के ऑपरेटिंग क्षेत्र में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग नियत रहती है। जीनर डायोड की मुख्य विशेषता उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज V2 तथा टेस्ट धारा IGT
होती है तथा यह उसकी डाटा शीट में प्रदान की जाती है। 1N4728, 1N4729 इत्यादि जीना डायोड के उदाहरण है। ये इसके नंबर हैं जीना डायोड के, आप देख सकते हैं। अनुप्रयोग क्या है भाई, वोल्टेज रेगुलेटर परिवर्तन में इसका प्रयोग जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। जीना डायोड का प्रयोग हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट यानी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जीना ब्रेकडाउन खत्म हो जाता है। और मैं यदि आप लोग नोट्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड है वेरेक्टर डायोड। थर्ड है हमारा वेरेक्टर डायोड। थर्ड क्या है भाई हमारा, थर्ड है हमारा वेरेक्टर डायोड। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी में क्या है भाई हमारा, थर्ड है हमारा वेरेक्टर डायोड। और वेरेक्टर डायोड क्या होता है भाई, हम लोग देखते हैं वेरेक्टर डायोड क्या होता है। वेरेक्टर डायोड क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा है थर्ड हमारा वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड या बैरिकैप एक ऐसा पीएन सन्नी डायोड है। वेरेक्टर डायोड या बैरिकैप एक ऐसा पीएन सन्नी डायोड होता है, ऐसा पीएन सन्नी डायोड होता है जिससे वोल्टेज आश्रित परिवर्ती संधारित्र का कार्य किया जा सकता है। जिससे वोल्टेज आश्रित परिवर्ती संधारित्र का प्रयोग किया जा सकता है। एक संधारित्र में दो समानांतर प्लेटें तथा उन प्लेटों के बीच परावैद्युत होता है, जो आपको पहले से पता होगा। यदि प्लेटों का छेद ए तथा उनके बीच की दूरी डी हो तो संधारित्र की धारिता का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि एक डायोड में समांतर प्लेटें व परावैद्युत कहाँ से आएंगी। आपको याद होगा कि रिवर्स वायर में डायोड P तथा N छेद में संधारित्र की प्लेटों के समान तथा डिप्लीशन छेद परावैद्युत के समान व्यवहार करता है, जिसके कारण रिवर्स वायर डायोड में धारितीय प्रभाव आ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जैसे प्लेटों की दूरी बढ़ती है, जिससे धारिता कम हो जाती है। सी किसके समानुपाती है, 1/d के समानुपाती हो जाता है। सी और डी आपस में अनुक्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अतः धारिता का मान कम या अधिक करने के लिए केवल रिवर्स वोल्टेज के मान को परिवर्तित करना होता है। संधारित्र की धारिता रिवर्स वोल्टेज के वर्गमूल के विलोमानुपाती होती है, जो आप देख सकते हैं। सी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, √V के। ठीक है, वेरेक्टर डायोड से प्राप्त धारिता का मान लगभग 2 से 100 पिकोफैरेड होता है। 2 से 100 पिकोफैरेड होता है। रिवर्स वोल्टेज का मान अधिकतम 200 वोल्टेज लगभग रखा जाता है। क्या भाई, वेरेक्टर डायोड आप लोग समझ चुके हैं। मतलब वेरेक्टर डायोड एक ऐसा पीएन सन्नी डायोड है जिससे वोल्टेज आश्रित परिवर्ती संधारित्र का कार्य किया जा सकता है। मतलब कि संधारित्र का कार्य से किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब है आपका वेरेक्टर डायोड बनाने हेतु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। BV139 वेरेक्टर डायोड का उदाहरण है। BV139 वेरेक्टर डायोड का उदाहरण है। ये इसका प्रतीक है। इस प्रकार से ये संधारित्र प्रतीक है। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं क्या है भाई, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान कम हो रहा है। मतलब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान कम हो रहा है। सी मिनिमम और सी मैक्सिमम यानी धारिता इसकी रिवर्स वोल्टेज V आ जाएगा। उत्क्रम वोल्टेज व धारिता के मध्य ग्राफ है, ये प्रतीक है। अनुप्रयोग क्या है भाई, अनुप्रयोग है अनुनादीय परिपथ में टनल सर्किट FM मॉड्यूलेशन मिक्सचर में। ध्यान दें कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परिवर्तित करने हेतु उसकी प्लेटों की दूरी परिवर्तित करनी पड़ती है। ध्यान दें कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परिवर्तित करने हेतु उसकी प्लेटों की दूरी परिवर्तित करनी पड़ती है, किंतु वेरेक्टर डायोड में सिर्फ रिवर्स बायस वोल्टेज में परिवर्तन करके धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा वेरेक्टर डायोड समाप्त होता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED। इससे भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है भाई, इससे भी आपसे वो पूछ सकता है। क्या भाई, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है भाई, देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। LED ऐसे पीएन सन्नी डायोड होते हैं जो चालन अग्रवाइज की व्यवस्था में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो यानी फॉरवर्ड वाइज में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन होल संयुक्त से इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर के चालन बैंड से निम्न ऊर्जा स्तर के संयोजी बैंड में आता है। उच्च ऊर्जा से चालन बैंड से निम्न स्तर के संयोजी बैंड में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। सिलिकॉन व जर्मेनियम में अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है तथा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा नगण्य होती है प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा नगण्य होती है। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश उत्सर्जन काफ़ी मात्रा में होता है। ऐसे पदार्थों का उदाहरण है GaAsP यानी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaP यानी गैलियम फॉस्फाइड आदि। अतः एलईडी बनाने में इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज लगभग 1 से 2 वोल्टेज के मध्य होती है। एलईडी को परिपथ में लगाते समय उसके श्रेणी में प्रतिरोध लगाना चाहिए जिससे कि एलईडी में प्रवाहित होने वाली धारा सीमित रहे, मतलब कि एलईडी हमारी फुके ना, सीधे शब्दों में कहें, तथा एलईडी नष्ट ना हो। COY118 व CRY24 एलईडी के उदाहरण है। इसका प्रतीक चित्र में दिखाया गया है। तीर दर्शाते हैं कि डायोड में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये इसका एलईडी का प्रतीक है, इसका उत्सर्जन होता है। ये सप्तखंडीय डिस्प्ले ABCDEFG, ठीक है भाई। इसके बाद एलईडी की विशेषताएं आती हैं। विशेषताएं देख लीजिए आप। विशेषताएं पहले क्या है, एलईडी एक छोटे आकार की युक्ति है। एलईडी का एक ग्रुप जिसमें कई एलईडी होकर मिलाकर अंक या वर्णमाला के अक्षर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यह बहुत कम वोल्टेज 1.5 वोल्ट पर कार्य करता है तथा कम शक्ति व्यय होती है। इससे बहुत तेज़ी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है यानी रेगुलेट किया जा सकता है। यह मजबूत युक्ति है इसके झटके से सकती है। तापमान बढ़ने पर भली भांति कार्य कर सकती है। इसकी ताप रेंज लगभग 0 से 75 डिग्री सी होती है। इसको बनाना काफ़ी आसान है। यह कई रंगों जैसे लाल, हरा, नारंगी इत्यादि में उपलब्ध है। सस्ती व कई वर्षों में कार्य करने वाली युक्ति। अनुप्रयोग क्या है, इंडिकेटरों में, डिस्प्ले बोर्ड में, डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर आदि में। ये आपका क्या है, सप्तखंडीय डिस्प्ले, जो आपने पीछे पेज पे आपने देखा होगा। एलईडी डिस्प्ले कई साइज व आकार में उपलब्ध है। सप्तखंडीय डिस्प्ले में 7 एलईडी को अंक 8 के आकार में लगाया जाता है। अतः वांछित एलईडी को जलाकर तथा GED को ऑन व LED B तथा C को ऑफ रखना पड़ेगा इत्यादि। ये इसके एलईडी हमारा यहाँ खत्म होता है, मतलब उसके अनुप्रयोग भी होगा, उसकी विशेषताएं भी होंगी, ठीक है भाई। तो हमारा एलईडी भी कंप्लीट है। इसके बाद हमारा है टनल डायोड। क्या है भाई टनल डायोड। तो टनल डायोड के बारे में भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्या भाई टनल डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा आता है टनल डायोड वह पीएन श्रेणी डायोड होते हैं जिनमें बहुत अधिक अशुद्धि की डोपिंग के कारण टनलिंग प्रक्रिया संभव हो जाती है। टनलिंग प्रक्रिया का आपको ज्ञात होगा कि अशुद्धि की डोपिंग से डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। यदि अशुद्धि सांद्रता को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो यह चौड़ाई 100 एंगस्ट्रॉम यानी A एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर से अधिक हो जाती है। इतनी पतली डिप्लीशन परत होने पर इलेक्ट्रॉन के बैरियर को पार करने की संभावना हो जाती है। इस प्रक्रिया को टनलिंग कहा जाता है। टनलिंग प्रक्रिया का उपयोग करने वाले डायोड टनल डायोड कहलाते हैं। इनका प्रतीक चित्र में दर्शाया गया, मतलब टनल, ठीक है भाई। तो अपना आता है अब अभिलक्षण यानी VI ग्राफ। एक टनल डायोड के अभिलक्षण साधारण डायोड से भिन्न होते हैं, मतलब कि एक टनल डायोड के अभिलक्षण साधारण डायोड से भिन्न होते हैं तथा यह चित्र में प्रदर्शित है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु साधारण डायोड के अभिलक्षण भी इस चित्र में प्रदर्शित हैं, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपेयर करने के लिए सिंपल डायोड के अभिलक्षण भी इस चित्र में प्रदर्शित हैं। इसमें निम्न बातें चलती हैं, ठीक है भाई। ये अपना अभिलक्षण आप देख सकते हैं ग्राफ। ये अपना ग्राफ है। IP अपना शिखर धारा है, VP अपना शिखर वोल्टेज है, यहाँ नीचे IB अपना वैली धारा है और अपना VV यानी वैली वोल्टेज है, ठीक है। साधारण डायोड और टनल डायोड। ये अपना टनल डायोड का प्रतीक चिन्ह है यानी सिंबल है, ठीक है। ये सिंपल डायोड का है और ये भी सिंपल डायोड में क्या है, इधर ऐसा कर देते हैं तो ये टनल बन जाता है। विभिन्न प्रतीक हैं इसके, ठीक है। तो इसका ग्राफ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका ग्राफ है और ये इसके सिंबल्स हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगर वायस के बहुत कम मान पर यानी बहुत कम मान पर जर्मेनियम के लिए लगभग 500
मिनी वोल्ट ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब 500 मिनी वोल्ट पर ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। वोल्टेज बढ़ाने पर है धारा वोल्टेज Vp पीक वोल्टेज तक बढ़ती है, मतलब कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यह धारा वोल्टेज Vp पीक वोल्टेज तक बढ़ती है। Vp वोल्टेज यदि वोल्टेज को Vp से अधिक बढ़ाया जाए तो धारा कम होने लगती है, तथा वोल्टेज Vv वैली वोल्टेज अपने न्यूनतम मान IV धारा तक पहुंच जाती है। ठीक है भाई, चूंकि पीक तथा वैली के मध्य वोल्टेज बढ़ती है तथा धारा कम होती है ठीक है, धारा कम होती है। अतः इस क्षेत्र में टनल डायोड का प्रतिरोध नेगेटिव होता है। वैली वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर टनल डायोड के अभिलक्षण सामान्य डायोड के समान हो जाते हैं, मतलब कि वैली वोल्टेज से मतलब Vv से अधिक वोल्टेज होने पर टनल डायोड के अभिलक्षण सामान्य डायोड के समान हो जाते हैं। इनको जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। IN 2938 का IP/IV बराबर 10 वोल्टेज, Vp बराबर 0.055 वोल्टेज, Vv बराबर 0.35 वोल्ट तथा Vf बराबर 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग देखते हैं। इनको उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग जैसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इनको हाई फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोग जैसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका स्विचिंग टाइम पिकोसेकंड 10⁻⁻12 सेकंड होता है, मतलब कि इनका टाइम बहुत कम होता है। माइक्रोवेव डोलेट में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? माइक्रोवेव डोलेट में भी। ठीक है, तो ये आपका चौथा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद है आपका फोटो डायोड पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। फोटो डायोड पर टिप्पणी कीजिए। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड के बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये है अपना फोटो डायोड एक ऐसा पीएन सन्नी डायोड है जिसकी रिवर्स बायस धारा का मान उसमें पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर आश्रित होता है। फोटो डायोड एक ऐसा पीएन सन्नी डायोड है जिसकी रिवर्स बायस धारा का मान बढ़ने पर उसमें प्रकाश की तीव्रता पर आश्रित होता है। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो कि रिवर्स बायस में कार्य करती है, मतलब कि फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो रिवर्स बायस में कार्य करती है। इसकी संयोजन प्रतीक व अभिलक्षण चित्र में प्रदर्शित है, जो कि नीचे दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि रिवर्स सैचुरेशन धारा का मान माइक्रो एम्पियर में होता है। तथा यह माइनॉरिटी वाहकों के कारण होती है। सन्नी पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश तरंगों की ऊर्जा फोटोन के रूप में डायोड की परमाणु संरचना को प्राप्त हो जाती है, जिससे माइनॉरिटी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है व रिवर्स धारा भी बढ़ जाती है। प्रकाश को जंक्शन पार करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता फुट कैंडल में मापी जाती है। अतः फुट कैंडल्स के विभिन्न मानों पर फोटो डायोड में रिवर्स धारा का ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया गया। ठीक है भाई, ये विभिन्न मानों पर इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, -30 वोल्ट। डार्क करंट के लिए कितना रहेगा? 100 में रहेगा। जैसे ही 200 तक पहुंचेगा तो 1000 फुट कैंडल्स हो जाएगा वहाँ। ठीक है, 400 पे जाएगा तो 2000 फुट कैंडल्स हो जाएगा। 600 पे जाएगा तो 3000 फुट कैंडल्स हो जाएगा। ये हमारा पीएन सन्नी डायोड है। नेगेटिव से पी टाइप और एन टाइप से हमारा पॉजिटिव जुड़ा हुआ, मतलब कि ये रिवर्स में काम करता है। ऊपर से यहाँ प्रकाश उत्पन्न होता है जंक्शन से। ठीक है, ये संयोजन है। ये इसके प्रेडिक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसमें थोड़ा बहुत और देखते हैं। जब प्रकाश ना पड़ रहा हो उस समय डायोड में प्रवाहित धारा को अंधकार धारा कहते हैं, मतलब कि जब प्रकाश ना पड़ रहा हो तो उस समय डायोड में प्रवाहित धारा को अंधकार धारा कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर रिवर्स धारा लगभग रेखीय रूप से बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता की तीव्रता व रिवर्स धारा के मध्य ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, जो कि आप देख चुके हैं। फोटो डायोड बनाने के लिए जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। फोटो डायोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग। अनुप्रयोग देखते हैं। प्रकाश नियंत्रित स्विच, लाइट डिटेक्शन सिस्टम वस्तुओं की गणना में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। दरवाजे पर अलार्म लगाने के लिए फोटो डायोड का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर जाता है, समझ रहे हैं आप, तो फोटो डायोड को प्राप्त हो रहे प्रकाश में बाधा आ जाती है। मतलब कि फोटो डायोड पर जो लाइट पड़ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसमें बाधा आ जाती है, जिससे फोटो डायोड धारा कम हो जाती है। तथा अलार्म बच जाता है। ये आप चित्र से समझ सकते हैं। ये डोल अलार्म लगा हुआ है फोटो डायोड का अनुप्रयोग का ही डायग्राम, मतलब कि यहाँ से प्रकाश स्रोत लिखा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये अपना फोटो डायोड लगा है। ये गेटेड दरवाजा है। यहाँ से जब कोई अंदर की तरफ एंटर करेगा
तो प्रकाश की किरण में 12 आएगा, जिससे कि फोटो डायोड डिटेक्ट होगा, मतलब अलग उसमें कुछ अंदर होगा, तो ये अलार्म बजाने लगा। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका फोटो डायोड खत्म होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, और यदि आप लोग किसी भी सेकंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपको नोट्स दे सकें और आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कल आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आपके यूनिट सेकंड के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।